आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा साम्यवाद। कई लोग साम्यवाद को सोशलिज्म यानी समाजवाद भी कहते हैं, जो कि टोटल गलत है। देखिए, दोनों में बड़ा अंतर होता है। समाजवाद और साम्यवाद में बड़ा बेसिक सा अंतर होता है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म, यानी जो जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्री है, यानी जो जितने भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश है, वो कैसे कार्य करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि जितना भी पूंजीवादी तरह के देश हैं, उनमें ये देखा गया कि वो काफी तेजी से अमीर बन जाते हैं और काफी तेजी से वो बड़ी डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। और वहां पे एक और चीज देखा गया था कि वहाँ जो गवर्नमेंट होती है, यानी जो सरकार होती है, वो प्राइवेट सेक्टर को, निजी क्षेत्र के लोगों को बड़ा अधिक से अधिक छूट देती है, यानी खूब छूट देती है, खूब सहूलियत देती चली जाती है कि जाइए खूब इनकम करिए, खूब कमाइए। तो कुल मिला के ये देखा जाता है कि जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, उनमें ये देखा जाता है, कुल मिलाकर यही समझ लीजिए कि पूंजीवाद का मेन मतलब, यानी पूंजीवादी तरह के लोगों का मेन मोटिव क्या होता है? इनकम, इनकम और सिर्फ इनकम, यानी कैसे भी करके प्रॉफिट होता चला जाए। तो देखिए, उसमें दोष क्या होता है, थोड़ा सा 2 मिनट और हम लोग कैपिटलिस्ट यानी ये पूंजीवाद को और थोड़ा समझते हैं। देखिए, पूंजीवाद में होता क्या है कि पूंजीवाद में जो मनी होती है, जो मनी साइकिल होता है, वो क्या होता है, घूमते घूमते वो केंद्रीकृत हो जाता है। यानी जो मनी का जो केंद्र होता है वो कुछ ही लोगों के हाथ में चला आता है, सामूहिक रूप से ना होकर कुछ ही लोगों के हाथ में चला आता है। अब इससे होगा क्या? धीरे धीरे जो वर्चस्व होता है, एक ही व्यक्ति की आप कह सकते हैं कुछ ही वर्गों के पास वो पूरा का पूरा वर्चस्व होता है, पूरे देश का और पूरे समाज का वो चला जाता है। तो ऐसे लोगों को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। किसी किसी देश में कंपनी के मालिक हुआ करते थे, कहीं कहीं पे जमींदार हुआ करते थे, कहीं कहीं अंग्रेजी में उन्हीं को, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको फ्यूडल लॉर्ड्स बोला जाता था। उस तरीके अलग अलग बुक्स में अलग अलग देशों के माध्यम से अलग अलग उनको नामों से जाना जाए। कुल मिलाकर ऐसा वर्ग जो पूरी तरीके से उसका वर्चस्व हो। तो हुआ क्या कि ऐसे देखिए, जितने भी पूंजीवादी तरह, पूंजीवाद का मतलब क्या? कंपनी के लोग, यानी जितने भी कंपनी के लोग हैं, तो उनका मेन मतलब क्या था? कैसे भी करके पूंजी कमाना, यानी धन कमाना। अब देखिए, धन कमाने के लिए देखिए 2 वर्ग होगा। अब देखिए, जैसे जैसे होगा क्या, अब जैसे जैसे उनका मेन मोटिव क्या था? इनकम करना, कैसे भी धन कमाना। अब वो क्या करने लगे कि धीरे 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 अब जितने भी तरह के जो वर्कर होंगे, क्योंकि वर्कर ही तो काम करेंगे कंपनियों में, अब जितने भी तरह के वर्कर होंगे, तो वर्कर जो होंगे उनसे, क्योंकि देखिए जितने पूंजीवाद तरह के देश, अब उसमें जो वर्ग है वो बटा 2 भागों में। एक थे मालिक तरह के लोग, यानी फ्यूडल लॉर्ड्स हो गए, कंपनी के मालिक हो गए, कृषि में जितने भी तरह के जमींदार होते थे वो हो गए, ठीक है, मालिक हुआ करते थे। और दूसरा हुआ करता था वर्ग जो था, जिसे कहते हैं वर्किंग क्लास, यानी श्रमिक लोग, वर्किंग क्लास हुआ। 2 वर्गों में बटा। अब देखिए, मालिक क्या करता था, जो वर्ग जो ये जो इनकम करने वाला व्यक्ति था, वो क्या करता था कि जो वर्किंग क्लास पर अत्यधिक शोषण करने लगा। शोषण किस तरह से करने लगा? अब इनके ऊपर कोई कामों की सीमा नहीं दी गई। 6 घंटा के बदले 8 घंटा, 8 की जगह 10, 10 की जगह 12, 12 की जगह 14, 14 घंटों का क्या क्या करने लगे लोग, वहां पे कार्य करने लगे, यानी उनसे अधिक प्रॉफिट करवाने लगे। प्रॉफिट का मतलब ये अधिक से अधिक उनसे कहने लगे कि आप प्रोडक्शन करिए, यानी अधिक से अधिक शोषण करके, अधिक से अधिक अत्याचार करके उनसे क्या कराने लगे? प्रोडक्शन कराने लगे। अब हुआ क्या? अब इनकी संख्या अधिक है, तो इसकी वजह से दूसरा एक और तरह शोषण कर, जितने भी ये वर्ग था, ये इनका क्या करने लगा? वेजेस, यानी तनख्वाह के रूप में, सैलरी के रूप में इनको कम से कम सैलरी देने लगा ये वर्ग। तब इसे देखिए 2 तरीके से शोषण ये करता था ये वर्ग, मालिक जो था वर्किंग क्लास का, 2 तरीके शोषण करने लगा। पहला, एक तो अधिक से अधिक प्रोडक्शन करवाने लगा, यानी काम की कोई सीमा नहीं, अधिक से अधिक काम करवा कर, कितना हो उसकी तबीयत खराब हो, किसी भी तरह घर में उसकी दिक्कत हो, उसको काम करना ही है। तो इससे क्या होता? शोषण शुरू हुआ। अब शोषण शुरू हुआ तो शोषण के बदले अधिक से अधिक इनका क्या होने लगा? खूब इनके लिए प्रोडक्शन करने लगे ये वर्ग। और दूसरा फायदा, पहला फायदा तो ये हुआ कि खूब ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, पहला फायदा ये हुआ। और दूसरा फायदा ये हुआ कि ये जो वर्किंग क्लास है उसको सैलरी कम देते थे, सैलरी कम देनी पड़ी, और सैलरी जब कम देने लगे तो इनका जो सेविंग जो अकाउंट था, जो पैसा था, वो भी इनके पास क्या रहता था? बचा रहता था। यानी 2 तरीके से पैसा बचा रहेगा, एक तो प्रोडक्शन खूब हुआ, यहाँ पे इनकम खूब हुई, और जो सेविंग थी वो भी इनके पास सेव बची रहेगी, तो डबल फायदा होता था। यानी अब इससे हुआ क्या? अधिक से अधिक शोषण शुरू हो गया इस वर्किंग क्लास का। तो समाज में इनको 2 नामों से जाना जाने लगा। इनको बोला जाता था शोषक वर्ग, यानी ये लोग शोषण शुरू कर दिए, और इनको बोला गया शोषित वर्ग, यानी ये इनका शोषण शुरू हो गया, इनको बोला गया शोषित वर्ग। तो अब देखिए, अब धीरे धीरे होगा क्या? धीरे धीरे जब अधिक से जब एक सीमा, जब शोषण जो होगा एक सीमा से ऊपर चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्रांति होगी। तो देखिए, अब जब क्रांति होगी तो उसके लिए उस जमाने में जो पूंजीवाद था,
पूंजीवाद के विरोध में कुछ अर्थशास्त्री, आप कह सकते हैं कुछ दार्शनिक उभर कर आए और उन्होंने अपनी विचार, अब देखिए अर्थशास्त्री जो होगा या जो भी दार्शनिक होगा वो क्या करेगा, वो क्रांति तो करेगा नहीं, अब वो जाके सीधे युद्ध तो करेगा नहीं पूंजीवादी तरह के लोगों से, तो अब वो अपने विचार को विचार के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से देगा, यानी अलग अलग आर्टिकल्स के माध्यम से समाज को, लोगों को बताएगा, अलग अलग पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। तो उस समय एक बड़ी अच्छे और बहुत फेमस दार्शनिक हुए जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। आप लोग हर जगह हर इकोनॉमिक्स की बुक में इनका नाम सुने होंगे, कार्ल मार्क्स। ये जर्मन फिलोसोफर थे, जर्मन। इनकी किताब आई थी जिसका नाम था दास कैपिटल। इस किताब का नाम एग्जाम में कई बार पूछता भी है, इस किताब का नाम था दास कैपिटल। अब माइंड में आपके आ रहा होगा कि सर तो कैपिटल यानी CAPITAL होता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दास कैपिटल जो इंग्लिश थी, जो उनका पूरा स्पेलिंग थी वो KA से ही आप लिखेंगे, DASKAPITAL, यानी दास कैपिटल। यानी जब हिंदी में चेंज किया गया तो इसका मतलब था केंद्रीकृत पूंजी। जब दास कैपिटल जो हिंदी में जब बदला गया तो इसका कुल मिलाकर मतलब निकला केंद्रीकृत पूंजी, यानी जो पूंजी है वो एक कुछ ही लोगों के हाथों में क्या है, उसका सेंटर पॉइंट यानी उसका कंट्रोल है कुछ ही लोगों के हाथ में। तो उन्होंने एक विचारधारा दी, उस विचारधारा का नाम था समाजवाद। समझिएगा, आज का ये टॉपिक भी रहेगा हमारा समाजवाद। इन्होंने विचारधारा दी समाजवाद, हमारे संविधान के प्रलंबन प्रस्तावना में भी 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो वो तो अपने संविधान की बात है। लेकिन यहाँ बात करते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने विचारधारा दी, विचारधारा का नाम था सोशलिज्म यानी समाजवाद। इनका कहने का मतलब ये था कि समाज जो है, समाज में जो राजा होगा वो क्या करेगा, जितने भी संसाधन है उन संसाधनों को बराबर रूप से पूरे समाज में बंटवारा करेगा। यानी ऐसा राजा होगा, ऐसा प्रशासक होगा जो पूरे संसाधन को पूरे समाज में बराबर बराबर तरीके से बांटे, उसका वितरण समान तरीके से हो, तो उसे कहा गया समाजवाद। इसके जनक हैं, इनकी विचारधारा जनक बोला जाता है कार्ल मार्क्स। इनको ढेर सारी विचारधारा आप देखिए, उनकी एक और काफी कोटेशन एग्जाम में आता है, आपका बहुत प्रसिद्ध कोटेशन भी है कि धर्म अफीम के समान है, तो उस तरह का पूछता रहता है। तो समाजवाद, अब देखिए अब इन्होंने समाजवाद नाम की विचारधारा से कैसे इस वर्किंग क्लास को समझाया, थोड़ा सा उसको समझते हैं। अब हुआ क्या, अब आप लोग ये जानते हैं कि सभी लोग हर जगह क्या होता है, जितने भी किसी भी समाज में, भारत में देख लीजिए, आप अमेरिका में चले जाइए, किसी भी देश में आप वर्तमान में आप रहे, जितने भी देश की पॉलिसी जो बनती है, पॉलिसी मेकर कौन होता है, दिखने के लिए देखिए आपको लगता हो भले कि कोई और पॉलिसी बनाता हो, लेकिन देश में जो पॉलिसी मेकर होता है वो कौन होता है, पॉलिसी मेकर कौन होता है, उस देश का ताकतवर जो आदमी होता है, कोई भी। अब ताकत अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में होती है, तो उस जमाने में क्या होता था, जो ताकतवर जो व्यक्ति होता था वो होता था कैपिटलिस्ट, यानी जिसके पास धन अधिक होता था, क्योंकि पूंजीवादी तरह का साम्राज्य हुआ करता था, पूंजीवादी राष्ट्र था, उसके विरोध में विचारधारा दी गई। इनका कहने का मतलब ये था जो पॉलिसी है, यानी किसी भी उस राष्ट्र में जो भी पॉलिसी है, जो पॉलिसी मेकर होगा, जो भी पॉलिसी जो बनाने वाला व्यक्ति होगा वो कौन होगा, ताकतवर आदमी। यानी उस जमाने में कौन ताकतवर, कैपिटलिस्ट यानी रिच लोग। तब इनका कहने इन्होंने वर्किंग क्लास को ऐसे समझाया कि देखिए वर्किंग क्लास को, ये जो कार्ल मार्क्स जो समाजवाद जो इनकी विचारधारा थी वो समझते हैं हम लोग, वो किस किताब में का, ये जो किताब थी दास कैपिटल, वो सबको मैं यहाँ पे लिखता हूं, दास कैपिटल। इस किताब में उन्होंने ये समझाया कि जो भी पॉलिसी मेकर होगा वो कौन होगा, रिच लोग होंगे, ठीक है, उस जमाने यानी ताकतवर लोग होंगे। तो उन्होंने समाजवाद विचारधारा लेकर आए, ठीक है, वर्किंग क्लास को समझाने के उन्होंने ये कहा कि देखो यहाँ पे जो भी होगा वर्किंग, ये पॉलिसी मेकर भले रिच लोग हैं, इनके पास ये ताकतवर क्यों है कि इनके पास क्या है, मनी है, इसलिए ताकतवर है। तो इन्होंने रिच वर्किंग क्लास को ऐसे समझाया कि देखिए आपके पास भले धन हो या ना हो, लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है जिसका नाम है जन समर्थन, यानी आपके पास जन समर्थन है। तो इसके वजह से क्या होगा, आप क्या करिए, आप इलेक्शन लड़िए या किसी भी तरह के अपना साम्राज्य बनाइए और अपना राजा नियुक्त करें। अब जो अपना राजा आप नियुक्त करेंगे तो जो पॉलिसी होगी वो आपके गाड़ी होगी। जब आपका शासन जब शुरू हो जाएगा, आप जब राजा होंगे उस क्षेत्र के, जब प्रशासक आप हो जाएंगे, तो जो पॉलिसी जो होगी, जो पॉलिसी मेकर होंगे, आप में से कोई एक होगा, तो जो पॉलिसी बनेगी वो आपके लिए फायदेमंद होगी या आपके पूरे प्रशासन के लिए, आपके पूरे क्षेत्र के लिए वो लाभकारी और आपके हितों के लिए ही होगी। तो इस विचारधारा को बोला गया समाजवाद। समाजवाद का मतलब सिंपल से अगर आपसे कोई पूछे, समाजवाद का सिंपल सा मतलब ये होता है कि राजा हो, और राजा ऐसा राजा हो कि जो कि संसाधन का, जो पूरे तरीके से उस देश का जो रिसोर्स है, उस रिसोर्स का जो वितरण होगा वो पूरी तरीके से बराबर बराबर
वो करेगा, राजा इतना बेहतरीन और अच्छा होगा। देखिए, तो उनकी जो किताब आई थी दास कैपिटल, दास कैपिटल की अगर समरी आप समझे तो समरी में कुल मिला उनकी समरी में ये बोला गया था कि, समरी में आपको शॉर्ट में समझाता हूं, समरी में उनके ये बताया गया कि पहले के जमाने में, उनकी जो समरी है, ठीक है, समरी में उन्होंने ये निचोड़ निकाला कि जो आज के जमाने से अच्छा तो पहले का मानव अच्छा हुआ करता था। क्यों? क्योंकि पहले देखिए, पहले मानव गुफाओं में या जंगलों में रहता था, तो हुआ क्या करता था, सभी लोग आपस में समूह में रहते थे। अब मान लीजिए 10, 15, 20 लोग गुफा में हैं और वहां पे कोई जानवर अगर आया तो जानवर को सभी लोग मिलके एक साथ मारते थे, उस जानवर को पकड़ के मार दिए और मारने के बाद उसको अलग अलग तरीके से अपना भोजन सभी लोग बराबर बराबर जितना जिसको लगा अपने हिसाब से लोग भोजन करके अपने अपने कामों पे अपने अपने क्षेत्रों में फिर से वो निकल जाते थे लोग। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये था, उनके कहने का मतलब ये था कि जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में या कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रीकृत न होकर पूरे समाज में पूरी तरीके से क्या होगा, बराबर बराबर वितरित होगा, या ऐसा राजा होगा जो उस पूरे साम्राज्य, पूरे संसाधन को, पूरे रिसोर्स को समान तरीके से वितरित वो समाज में करेगा। समाजवाद का कुल मिला के मतलब ये था। ठीक है, अब देखिए, अब ये समझते हैं कि बहुत सारी किताबों में, अक्सर आप किताबों में देखेंगे तो ऐसे लिखा होता है कि समाजवाद, या वही पे लिख देता है साम्यवाद, या कई जगह पे टीचर्स कई जगह किताबों में ये पढ़ाने वाले बता देते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद एक ही होता है। ऐसा नहीं है, समाजवाद से साम्यवाद बनने में पूरी एक पूरी इतिहास है, यानी कई साल लगे हैं और पूरा इनके बीच आने में, समाजवाद से साम्यवाद बदलने में पूरा एक तरीके से कह सकते हैं पूरी हिस्ट्री है। दोनों का कोर पॉइंट एक ही है, थोड़ा समझते हैं। जो ये समाजवाद है और ये जो साम्यवाद है, दोनों विचारधाराओं का जो कोर पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, कुल मिलाकर यही है, संसाधन का वितरण बराबर हो, और यहां पर भी वही है, संसाधन का वितरण बराबर। लेकिन फिर भी दोनों बेसिक अंतर क्या है थोड़ा समझते हैं हम लोग कि दोनों में बेसिक अंतर क्या है, आखिर ये समाजवाद बाद में साम्यवाद कैसे बना। तो देखिए, आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आपको उसमें दिखेगा दो देशों की क्रांति दिखेगी, एक होगी रूस की क्रांति, ठीक है, और दूसरा किसानों का देखेंगे क्रांति, किसानों को बड़ी क्रांति हुई थी चीन में, ठीक है, चीन में जमींदारों के खिलाफ किसानों ने किया था, और रूस में जो वर्किंग क्लास यानी कंपनी में काम करने जो मजदूर हुआ करते थे, वो अपनी कंपनी के मालिकों के खिलाफ उन्होंने क्रांति शुरू कर दी थी। तो देखेंगे आप, जब भी आप रूस का थोड़ा सा बताऊंगा, जब रूस का झंडा देखेंगे इस तरह का, जब रूस का झंडा देखेंगे और ये चाइना का झंडा देखेंगे, तो आप पहले के झंडे को आप देखकर पहचान जाएंगे कि वास्तव में यहाँ पे जो आंदोलन हुआ था वर्किंग क्लास ने किया था, यानी कामगारों ने, मजदूरों ने, और यहाँ पर जो आंदोलन किया था वो किसने किया था, किसानों ने किया था। तो झंडा जब इनका देखेंगे, एक तो कलर झंडे का होता है लाल कलर का, लाल, और ये भी जो कलर होता है वो रेड कलर का ही होता है, और यहाँ पे देखे होंगे तो हसिया होती है, यहाँ पे हसिया होती, और यहाँ पर होता है क्या, हथौड़ा, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर भी जो चीन का झंडा हुआ करता था उसमें भी हसिया हुआ करती थी, हसों में तो वही धान गेहूं काटने वाला, और उसके बाद इसमें होती थी धान की या गेहूं की बाली हुआ करती। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि हथौड़ा कौन करेगा, हथौड़े का प्रयोग कंपनी में काम करने वाले लोग, और ये बाली और हसुए का प्रयोग कौन करेगा, किसान वर्ग। तो इस झंडे को देखकर आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पे जो क्रांति हुई थी वो कामगारों के द्वारा हुई थी कंपनियों के, और यहाँ पे जो क्रांति हुई थी वो किसानों के द्वारा हुई थी चीन में। ठीक, अब इस तरीके से समझिए। अब हुआ क्या, अब जब ये अत्याचार, जब ये शोषण जब हद से अधिक हुआ, किसानों के जो मालिक हुआ करते थे, उनका जब कंपनी में जो काम करने वाले मालिक हुआ करते थे, उनका शोषण जब अधिक से अधिक शुरू हुआ, तब देखिए रूस में क्या हुआ, रूस में बोल्शेविक समुदाय यानी पूरी तरीके से बोल्शेविक क्रांति हुई। अब जिसके माध्यम से हुआ क्या, देखिए इनके जो मुखिया हुआ करते थे रूस में जो मुखिया जो ये बोले कि हम इन कंपनी के मालिकों के खिलाफ एक आंदोलन चलाते हैं, ठीक, और उस आंदोलन का पूरा नाम, पूरा एक समुदाय था, पूरा नाम रखा गया, बोल्शेविक आंदोलन हुआ। उसमें जो मुखिया हुआ करते थे उन्होंने ये कहा कि हम इस देश में पूरी तरीके से इस प्रशासन को हटाकर, इस पूरी तरीके से इस शोषण को हटाकर हम अपने देश में क्या लेकर आएंगे, समाजवाद लेकर आएंगे। यानी उन्होंने ये कहा कि हम सोशलिज्म पर पूरी तरीके से, जो कार्ल मार्क्स से बड़े प्रभावित थे लोग, उन्होंने ये कहा कि हम इस पर चलेंगे। और चीन में जो किसानों के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था माओ सेतुंग किसानों के राजा। उन्होंने भी कहा कि अपने देश में जितने भी जमींदार हुआ करते थे, जो फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे, उनके खिलाफ आंदोलन करके हम अपने देश में क्या लेकर आएंगे, समाजवाद लेकर आएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पे क्रांतियां हुई, रूस में और चीन में क्रांतियां हुई, दोनों जगह पे जीत हासिल हुई, लेकिन अब हुआ क्या,
आदमी लेकर चल रहा है, कौन सी विचारधारा लेकर चल रहा है अपने देश में कि हम क्या लेकर आएंगे, सोशलिज्म यानी समाजवाद लेकर आएंगे। यहाँ पे मजदूरों ने किया और यहाँ पर किसानों ने किया कि हम जीतने के बाद सोशलिज्म यानी समाजवाद की विचारधारा लेकर आएंगे। लेकिन आप ये समझते हैं कि कोई भी, देखिए जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी उसमें कहने का मतलब ये था उसमें हिंसा नाम की कोई जगह नहीं थी। उसमें जो बात की गई थी उसमें अहिंसा की बात की गई थी, यानी एक तरीके से इलेक्शन लड़के या किसी इलेक्शन लड़के या अपना एक प्रभुत्व बना करके सरकार बनाने की उसमें बात कही गई थी। लेकिन इसमें क्या था, इसमें क्रांति हुई थी। तो कोई जो क्रांति होती है, क्रांति तो हाथ जोड़ के होगी नहीं, जाके रिक्वेस्ट करके तो होगी नहीं। क्रांति है तो कहीं ना कहीं आप नहीं भी चाहेंगे तो फिर भी उसमें हिंसा तो होगी ही होगी, ठीक नहीं। कोई सी भी क्रांति हो, भले शुरू में इस लोग कहते हैं अहिंसा या जो भी सर हिंसा क्रांति में लोग, कहीं ना कहीं क्रांति में हिंसा तो होगी, क्रांति है तो हिंसा होनी है। तो उसमें क्या होगा, तब हुआ क्या, यहाँ पे क्रांति हुई और यहाँ पे किसानों की क्रांति हुई। इस क्रांति में ढेर सारी हिंसा हुई। अब जब हिंसा हुई तो हिंसा होने का मतलब ये क्या है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के लड़ाई झगड़ा डंडा किसी भी तरह का बंदूक सब तरीके से क्रांति हुई। अब तो क्रांति होने का मतलब क्या हुआ, पूरी तरीके से यहाँ पे साम्राज्य हो गया किसका, किस तरह की विचारधारा के लोगों का। अब वहां पे देखिए पार्टियां बनी, उस पार्टियों का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी कुल मिला, इसलिए तो यहाँ पे झंडे का रंग जो हुआ करता था वो बताया गया था कि मैं अभी थोड़ी देर बताया, झंडे का रंग क्या होता था, लाल। लाल यानी ब्लड, जो ब्लड का कलर लाल, क्या है, लाल कलर यानी खून, यानी खून के बदले हम अपनी आजादी लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, यानी जब खून बहेगा तब आजादी। अब देखिए हुआ क्या, अब धीरे धीरे यहाँ पे सोशलिज्म का नाम लेकर राजा यहाँ पे दूसरा बना, यहाँ पर सोशलिज्म का नाम लेकर राजा कौन बना, माओ त्से-तुंग बना। माओ त्से-तुंग किसानों के राजा, ठीक है। अब हुआ क्या, कहने के लिए तो इंसान है, देखिए कार्ल मार्क्स जो लिखे थे वो तो एक विचारधारा थी ना, इसीलिए कई बार जो विचारक होते हैं मानने वाले लोग वो कई बार आलोचना भी करते हैं कार्ल मार्क्स की समाजवाद विचारधारा का। ये सुनने में ही सिर्फ ये विचारधारा बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वास्तव में यथार्थ में ये विचारधारा हो ही नहीं सकती और ये विचारधारा चल ही नहीं सकती। और कहीं ना कहीं देखिए वही हुआ भी, तो कहीं ना कहीं वो मानव ही थे। चीन में बोल्शेविक पार्टी के लोग, ये रूस में, और चीन में माओ त्से-तुंग राजा, तो कहीं ना कहीं वो मानव ही तो हैं। जब मानव को जो पूरा पावर मिला तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, वो अत्याचारी हुआ। और धीरे धीरे जो ये विचारधारा थी, ये विचारधारा बन गई किस रास्ते में, जब ये विचारधारा धीरे 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 समाजवाद का रूप बदल के ये विचारधारा समाजवाद से बदल के विचारधारा बदल गई किस रूप में, दमनकारी विचारधारा के रूप में बदल गई। दमनकारी विचारधारा का मतलब ये बन गई विचारधारा साम्यवाद के रूप में बदल गई, इस तरीके से। अब कुल मिलाकर ये समझिए, जैसे मान लीजिए मैं ही अगर कोई भी आंदोलन या कोई व्यक्ति भारत में कोई आंदोलन करता है, कहता है कि मैं गांधी जी की विचारधारा पर चलता हूं या गांधीवादी विचारधारा में इस आंदोलन को शुरू करने जा रहा हूं। अब मान लीजिए जैसे जैसे वो व्यक्ति धीरे धीरे आंदोलन जैसे बढ़ता चलाएगा, नाम तो लिया गांधी जी का या गांधीवादी विचारधारा का यानी अहिंसा का नाम लिया। अब धीरे धीरे वो व्यक्ति क्या करे, जैसे जैसे व्यक्ति जीतता चला, क्रांति होती चली गई और क्रांति में वो सफल हो गया, तब बाद में पूरी सत्ता उस आदमी व्यक्ति के हाथ में आएगी। अब वो बाद में आगे पूरा पावर आने के बाद क्या हो गया, क्रूर हो गया। तो अब कहने के लिए तो वो कहेगा, जब बाद में हिस्ट्री जो भी लिखेंगे तो लोग यही कहेंगे ना कि वो व्यक्ति गांधी जी की विचारधारा पर चला था, लेकिन बाद में कौन सी विचारधारा पर आ गया, क्रूरता की विचारधारा पर आ गया। तो वही हुआ क्या, जब समाजवाद विचारधारा किसमें बदल गया, साम्यवाद के रूप में। यानी कुल मिलाकर जो समाजवाद है, सिंपल सा अगर आपसे कोई पूछे समाजवाद और साम्यवाद में क्या मतलब है, तो देखिए समाजवाद का कोर पॉइंट वही है कि सब कुछ बराबर हो, और इसमें भी साम्यवाद में यही मतलब है कि सब कुछ क्या हो, बराबर हो, लेकिन यहां पर अहिंसा के बदले और यहां पर क्या है, हिंसा के बदले, ठीक है। अब यही है कुल मिलाकर समाजवाद का जो एक्सट्रीमिज्म होता है, यानी एक्सट्रीमिज्म, यानी हिंदी में कहेंगे अति रूप। समाजवाद का जो अति रूप होता है उसे क्या कहेंगे, साम्यवाद कहेंगे। इसे कई सारे इतिहास में दमनकारी नीति बोला जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप समझे होंगे आप कि समाजवाद से साम्यवाद कैसे बनता चला गया। यही है कुल मिलाकर समाजवाद और साम्यवाद। तो हम लोग थोड़ा अब डिटेल में अब आप समझे आप कि कभी भी समाजवाद और साम्यवाद एक ही नहीं होता, दोनों विचारधाराओं में बहुत अंतर होता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि अब ये टोटल हमारी क्लास अब शुरू होगी साम्यवाद की। कल हम लोग पढ़े थे पूंजीवाद, आज की पूरी क्लास हम लोगों की रहेगी साम्यवाद।
हिंदी अंग्रेजी में इसे कहते हैं कम्युनिज्म। पूंजीवाद की क्लास जब मैं शुरू में पढ़ा रहा था, जो आपको एक चार्ट में बनवाया था पूरी तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी का, तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो पहली जो किसी भी राष्ट्र को अलग अलग अर्थशास्त्री पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को समझने के लिए अलग अलग नजरिया अपनाया था, वो 3 प्रकार का नजरिया अपनाया था। पहला नजरिया था कि पावर्स के आधार पर, दूसरा नजरिया ये था कि डेवलपमेंट के आधार पर, और तीसरा जो नजरिया था वो था इंटर रिलेशन के आधार पर, यानी अंतर संबंधों के आधार पर पूरी तरीके से बताया गया। अब देखिए, तो उसमें मैंने ये बताया था कि पहला जो पावर के आधार पर था, यानी सत्ता के आधार पर, यानी नियंत्रण के आधार पर, यानी शक्ति के आधार पर, जो पूरी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो 3 प्रकार में बांटी गई। पहली बांटी गई पूंजीवाद में, और दूसरी बांटी गई साम्यवाद में, और तीसरी जो अर्थव्यवस्था बांटी गई वो व्यवस्था बांटी गई थी मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। दूसरा आप समझते हैं साम्यवाद को। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सत्ता होती है, यानी जो भी शासन होगा, जो पावर होगी, वो 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, यानी एक होती है गवर्नमेंट पावर, यानी एक होती है प्रशासनिक शक्ति, और दूसरी जो पावर होती है उसे कहते हैं प्राइवेट पावर। प्राइवेट पावर का मतलब निजी शक्ति, यानी बाजार शक्ति के रूप में देखा जाता है। ठीक, अब देखिए इस तरह के जो साम्यवादी जो देश होते हैं, वर्तमान में भी कुछ इस धरती पर कुछ देश हैं जो कि साम्यवाद के रास्ते पर चलते हैं, अब डिस्कस किया जाएगा। अब कुछ देश जैसे, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो पूरा का पूरा जो पावर होगा, पूरी की पूरी जो सत्ता होगी वो सरकार के अधीन होगी, यानी पूरी सत्ता सरकार के अधीन होगी। और यहाँ पे जो प्राइवेट शक्ति होगी, यानी वहां जो लोग होंगे उनकी शक्ति नगण्य, यानी ना के बराबर होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस तरह के राष्ट्र में अगर वहां की जनता को कुछ भी करना है, अब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगर वहां पर अगर किसी को सांस भी लेना है तो सरकार की मर्जी से, इस तरीके से। इसीलिए ऐसे देशों को कई बार नाम दिया जाता है, अलग अलग नाम भी इनके, इनको कहीं कहीं साम्यवादी राष्ट्र बोला जाता है, इनको कहीं कहीं आप अक्सर देखेंगे तो इनको दमनकारी राष्ट्र भी बोल दिया जाता है। दमनकारी यानी वहां के लोगों को अत्याचार से, अपनी ताकत की वजह से लोगों को वहां पे दबा कर रखना। यहाँ पे कई बार इनको ये बोला जाता है राज्य अर्थव्यवस्था भी बोला जाता है। क्यों राज्य अर्थव्यवस्था बोला जाता है? क्योंकि पूरी की पूरी सत्ता किसके पास है? सरकार के पास है, प्रशासन के पास है, तो पूरी सत्ता किसके पास है? राज्य के पास है। तो इसको कहीं कहीं राज्य अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, दमनकारी अर्थव्यवस्था भी बोला जाता है। कई कई जगह इसको कम्युनिज्म की जगह स्टेट इकोनॉमी बोल देते हैं लोग, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग इसके नाम है। अब समझिए, अब इसके कुछ कुछ क्वालिटी क्या होंगे। अब जैसे इस तरह के रास्ते पर चलने वाले सब, आपको तो पता है कि इस तरह के रास्ते पर वर्तमान में चलना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस तरह के रास्ते पर कुछ देश चलते हैं इस धरती पर। जैसे कुछ देश कौन कौन से, जैसे तो पहले आपको नाम पता ही है, जैसे एक देश है चीन। चीन हमेशा बोला जाता है कि ये दमनकारी नीतियों पर चलने वाला राष्ट्र है, कम्युनिज्म है, साम्यवादी पर कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर है। और दूसरा यहाँ पे चीन, चाइना को बोला जाता है कि चीन एक पूंजीवादी देश है। उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया को बोला ही जाता है कि ये अक्सर ये साम्यवादी देश है। एक देश है क्यूबा, क्यूबा को भी बोल दिया जाता है कि ये साम्यवादी देश है। एक और देश है जो कि अब फिलहाल इसमें परिवर्तन आ रहा है, लेकिन फिर भी इसको इसी लिस्ट में रखा जाता है, इंडोनेशिया को। और भी कुछ देश हैं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि सऊदी अरब उस तरह का देश है, इस तरह का नहीं है। सऊदी अरब एक अलग तरह का देश है, उसको इस लिस्ट में शामिल आप नहीं करेंगे। चाइना, उत्तरी कोरिया, क्यूबा और इंडोनेशिया, कुल मिलाकर इस धरती पर 4 से 5 देश हैं जो कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था पर चलते हैं। अब जैसे आप देखिए एग्जांपल के लिए चीन, उत्तरी के इन लोगों का एक एग्जांपल है। जैसे आप लोग देखिए, जैसे भारत में आप एग्जांपल लीजिए, भारत में हम लोग जैसे कि अभी जो क्लास यूट्यूब पर आप पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब किसका? भारत का तो है नहीं। जितना आप ट्विटर करते हैं, ट्विटर भारत का है नहीं, फेसबुक भारत का है नहीं। आप ये कह सकते हैं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जितने भी सारे बड़े बड़े ऐप हैं वो कोई भारत के है नहीं, लेकिन फिर भी भारत में वो ऐप चलते हैं कि नहीं? बिल्कुल चल रहे हैं, बहुत रनलेस चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। बहुत सारे लोग उसी से पूरी तरीके से अलग से आप कह सकते हैं पूरा भारत में वो एक उद्योग ही है पूरी तरीके से। लेकिन वहीं आप अगर आप चीन में अगर देखा जाए, चीन में आप जब चीन के आप बॉर्डर में जाएंगे, ठीक है, जो ही आप वहां पे जाएंगे तो ही आपका जो भी आपका यूट्यूब होगा, आपका फेसबुक होगा, आपका ट्विटर होगा, आपका यहाँ तक कह सकते हैं गूगल जो पूरे विश्व में चलता है, चाइना में जाते हैं पूरा गूगल का पूरी तरीके से लिंक है, पूरी तरीके से वो खत्म हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर सरकार कौन सी है? साम्यवादी राष्ट्र है, वहां पर इन सब चीजों की अथॉरिटी नहीं है, वहां पर जाते ही वहां पे चलेगा ही। अब देखिए क्यों वहां के लोगों का मन नहीं होगा क्या? कि वहां के लोगों का बिल्कुल मन होगा यूट्यूब चलाने का, पूरे विश्व से जुड़ने का, गूगल चलाने का, फेसबुक ट्विटर चलाने का मन होगा ही नहीं, चला सकते वहां के लोग, क्योंकि वहां पर दमनकारी नीतियों वाला राष्ट्र है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाला
देश है, वहां पे कुछ भी करना है तो सरकार की मर्जी से ही करना है। सरकार की मर्जी के बगैर आप एक पत्ता भी वहां पर नहीं हिल सकता। वहां पर देखेंगे तो वहां पर चीन में जो हम लोग यहाँ पे यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पे जो यूट्यूब चलता है दूसरे देश का है फिर भी, ठीक है, तो वहां पे यूट्यूब की जगह वो लोग चलाते हैं यूको, वहां पे लोग यूको.com चलाते हैं, यूको.com वहां पर चलाते हैं लोग, यानी यूको.com वहां पे खुद की है, वहां पे सरकार कहती है कि अपना बनाओ अपना चलाओ, इस तरीके से है। फेसबुक हम लोग फेसबुक चलाते हैं, वहां पे फेसबुक में दूसरा फेसबुक है, इस तरीके से इस तरीके से चाइना वहां पे साम्यवादी तरह का राष्ट्र, यानी वहां के लोगों को पूरी तरीके से दबा करके रखा रहता है। जैसे अब कोरोना काल में देखिए, कोरोना काल में इस लोग नहीं कहते कि कोरोना काल में कई सारी खबरें आई थी, इस अक्सर लोग कहते हैं कि इस बार तो फादर्स डे, पिछला जो फादर्स डे गया उस बार अक्सर लोग फोटो इस तरह से वायरल करते थे कि पीछे एक कोरोना का फोटो बनाया था और ऊपर यहाँ पे जो सी जिनपिंग है वहां के राष्ट्रपति उनका फोटो बनाया था और यहाँ पे लिखे थे लोग कोरोना में उसको बोला सी जिनपिंग को कि हैप्पी फादर्स डे, ठीक है। तो इस तरीके से हैप्पी फादर्स डे मनाया गया, कोरोना ने मनाया किसको, सी जिनपिंग को दिखाकर हैप्पी फादर्स डे। काफी फोटो सही भी था, इस तरीके से होना भी चाहिए क्योंकि अक्सर ही सब देखा जा रहा है, क्योंकि ये बात सही भी है, चीन कितना छिपा ले लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना इस तरीके से चीन का एक तरह से कह सकते हैं कि ये उत्पाद है ही, कुछ दिनों में देखिएगा श्योर ये मामला सामने आएगा ही इस तरीके से। तो वहां पर इस तरह देखे होंगे जब कोरोना का माहौल हुआ था तो ऐसा कई बार ये देखा गया था कि लाशें जलती हुई दिखी थी, ऊपर सैटेलाइट से कई बार देखा गया चीन देश में कि कई सारे हजारों लाखों लाशें एक ही दिन एक ही साथ जलती हुई दिखी थी। क्यों? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं कोरोना के मरीज थे, वहां पे ऐसा दिखाया जा रहा था और वहां पे ऐसी घटनाएं हुई थी बहुत सारे। वहां पे तो कुछ पत्रकार और कुछ जो कि डॉक्टर्स हुआ करते थे, डॉक्टर्स से पिछला लॉकडाउन लगा था तो उसमें देखे कई सारे वीडियो वायरल हुए थे धीरे से, और रातों रात ऐसे कई सारे मरीजों को, ऐसे कई सारे डॉक्टर साइंटिस्ट को गायब कर दिया गया, पता ही नहीं चला कि वो कहां गए। लेकिन सोचिए अगर क्या इस तरह का भारत में हो सकता है क्या? भारत में इस तरह कोई भी इस तरह की चीज हो सकती है कि अचानक कोई गायब कर दिया जाए या कुछ भी हो जाए ऐसे मरीजों के लिए? ऐसा हो ही नहीं सकता भारत में, क्योंकि भारत में क्या है, लोकतंत्र है। चाइना में लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है, वहां पे इस तरह की पूरी तरीके से दमनकारी नीति है। जैसे हमारे यहाँ मीडिया चैनल कुछ भी देख लीजिए, कोई भी खबर होती है तो पहले पता चल जाता है कुछ भी। यहाँ पे तो भारत की मीडिया ऐसी है कि पाकिस्तान पे देश पर अटैक भी करना हो तो यहाँ की मीडिया पहले ही बता देगी कि लो भैया भारत की सेना ने मिसाइल आपकी तरफ छोड़ना शुरू किया। तो इस तरह की चीन की कोई खबर आपको बिल्कुल भी आपको मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर दमनकारी नीति है। जैसे एग्जांपल के लिए हिस्ट्री को आप देखें, जो शुरू मैंने आपको एक नाम दिया, शुरू मैंने आपको बताया जो किसानों के जो राजा थे सन यात्सेन, इनकी जगह एक माओ त्से-तुंग, वहां का जो राजा जो किसानों का आंदोलन करके जो वहां पर जो राजा जी था उसका नाम था माओ त्से-तुंग। ये क्या किया आपको याद होगा 1989 में हुआ क्या कि बहुत सारे जैसे ही 1949 में जीता, जैसे किसान 1949 भारत 1947 आजाद हुआ और चाइना 1949 में आजाद हुआ, ठीक है, वो किसानों का आंदोलन करके चाइना आजाद हुआ। और उसके बाद हुआ क्या, इतनी तरीके से दमनकारी नीति अपनाया कि पूरी तरीके से कम्युनिज्म इतना छा गया किसी भी तरीके से कोई भी वहां के लोगों का जीना और बोलना मुश्किल। तो कहीं ना कहीं इस पे बाकी देशों से प्रभावित होकर वहां की युवा, ठीक है, एक घटना आपको मैं बता रहा हूं, ठीक, वहां पे कुछ युवा करीब ऐसा बोला जाता है, चाइनीज सरकार को तो बोलती 800 या 1000 लड़के स्टूडेंट थे, लेकिन कई सारे आर्टिकल, जब यूरोप में एक आर्टिकल वहां पे संग्रहालय में रखा हुआ है तो वहां पे देखेंगे तो ऐसा बताया जाए कि 10,000 स्टूडेंट थे। सोचिए 10,000 स्टूडेंट सड़कों पर उतरते हैं। वहां पे एक चौराहा था, उस चौराहा का नाम था नियातान सेन। नियातन, ये आप कभी भी हिस्ट्री पर सर्च करिएगा, एक हिस्ट्री में आप सर्च करिएगा एक नाम से, एक हिस्ट्री में, चाइनीज हिस्ट्री में आप एक नाम सर्च करिएगा, उसका नाम था तियानान सेन। एक वहां पे एक कॉलम है तियानान सेन चौराहा नरसंहार, तियानान सेन चौराहा नरसंहार नाम से वहां पे हिस्ट्री है, ठीक है, एक चैप्टर वहां पे तियानान सेन चौराहा नरसंहार। इसको जो इस हिस्ट्री को इस पूरी तरीके से चाइना क्या करता है, इसको हमेशा हर साल दबाया जाता है, ठीक। और 4 फरवरी आपको मैं डेट बताता हूं, 4 फरवरी 1989 में घटना हुई कि पूरे चाइना के लड़के, ठीक है, इस चौराहे पर धीरे धीरे करके इकट्ठा हुए
ठीक पूरी तरीके से इकट्ठा हुए, करीब करीब 10,000 लड़के। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10,000 एक काफी बहुत बड़ा एक जन समर्थन होता है, बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी भीड़ रही होगी। तो 10,000। अब इसके खिलाफ में वहां के लड़कों का बस ये कहना था कि हमको अब क्या करो, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा बोलने का आजादी दो, यानी थोड़ा सा भारत की तरह जैसे पड़ोसी देश हैं उनकी तरह थोड़ा सा हमको क्या दे दो, लोकतंत्र दे दो, जरा सा। ठीक है, वहां पे जो मुखिया था ये माओ से तुंग, मैंने आपको शुरू में बताया कि साम्यवादी विचारधारा को लेकर आया, लेकिन बाद में इंसान है, इंसान ने क्या किया, साम्यवादी विचारधारा को पूरी तरीके से बदल दिया। ठीक, इस तरीके से माओ से तुंग ने उसने 10,000 लड़कों को घेरवाया। वहां पे जिस आपने देश की आर्मी बोल रही थी, भारतीय सेना बोल रही है, वहां की आर्मी उसको बोला जाता है PLA। ठीक है, इसका पूरा नाम है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। इसको ये बोला चीन की सेना को। और जानते हैं अपने देश की जो सेना होती है भारत के लिए, सरकार के लिए कार्य करती है, लेकिन वहां पर जो है जो चीन की जो सेना होती है ना तो सरकार के लिए कार्य करती है ना देश के लिए कार्य करती है, वो सिर्फ एक लोगों के लिए कार्य करती है, और वो एक व्यक्ति है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। सिर्फ वहां पे एक ही पार्टी, सोचिए ऐसा देश जहां पे सिर्फ एक ही पार्टी, और भारत में देख ही रहे हर दिन कोई ना कोई पार्टी जन्म ले ही लेती है। तो वहां पे एक पार्टी, इसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। यहां पे सोचिए किसी देश की सेना सिर्फ एक पार्टी के लिए कार्य करती हो, तो क्या उस देश के लोगों का किस तरीके से, वहां के लोग कितना दबे रहते होंगे। तो वहां पे सीधे 10,000 लोगों को पूरे PLA से घेरवाया, पूरे PLA से बोला गया कि आप पूरी तरीके से 10,000 लड़कों को घेर लो। 10,000 लड़कों को घेरा गया और उनको चेतावनी दी गई कि आप भीड़ हटाइए वरना फिर भुगतिए। तो लड़कों को, वहां के लोगों को ये किसी को नहीं लगेगा कि आखिर कोई गोली थोड़ा चला सकता है, तो ये लोग नहीं माने। सीधे माओ से तुंग ने सीधे आदेश दिया PLA को कि आप ये सबको गोलियों से बूंद दो। पूरे टैंक से, पूरे बंदूकों से, पूरे तोपों से, पूरे गोलियों से इन 10,000 युवाओं को पूरी तरीके से मारा गया गोली से, पूरा क्षेत्र लहूलुहान कर दिया गया। अब उस करने के बाद अब देखिए, मान लीजिए होगा क्या, अब मान लीजिए सब लड़के तो कहेंगे नहीं कि लो लो भैया हमको गोली मारो, ऐसा तो कोई करेगा नहीं कि लो हमको गोली खड़े सब लोग मारो। कुछ लोग होंगे, अब होगा क्या, अब उसमें क्या किए कुछ लोग, अब उसमें कुछ लोग इधर उधर भागे, यानी कुछ, अब सब लड़के तो खड़े रहेंगे नहीं, अब भीड़ क्या इधर उधर भागनी शुरू की, क्योंकि किसी को अंदाजा थोड़े था कि वहां पे गोली चल जाएगा। तो वहां के लोग क्या किए, अब वहां के लोग अपने अपनी गलियों में इधर उधर सड़कों के माध्यम से लोग भागने लगे। ठीक, ये 10,000 युवा इधर उधर कहीं ना कहीं भटकेंगे, पूरी तरीके लाशें बिछ गए, लेकिन कुछ लोग तो भागेंगे ही। तो जब ये भागने लगे तो अब देखिए, अब ये कहीं ना कहीं कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा, क्योंकि 1989 की बात है, काफी डेवलप्ड हो गया था चाइना। ठीक, तब ये माओ से तुमने क्या किया, कैमरे के माध्यम से जितने भी युवा थे वहां, उन सबको, सबकी पहचान कर करके, सबको पहचान करवा करवा करके पूरे 2 से 2.5 साल तक, सोच सकते हैं आप इस क्रूरता का अंदाजा, पूरे 2 से 2.5 साल तक उन सभी युवाओं को खोज खोज कर मरवाया पूरी तरीके से। उनको क्यों मरवाया कि जो थोड़ी सी भी जो एक बीज पनपा था किसका, लोकतंत्र का, एक थोड़ी सी विचारधारा जो मन में आया था उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, खत्म करा दिया। और तब से लेकर के आज तक चाइना में कोई क्रांति ही नहीं हुई। छोटी छोटी क्रांतियां होती, छोटी छोटी पार्टियां जो है क्रांतियां करती हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेना उसी के लिए कार्य करती है, सरकार उसी का। आप लोग देख ही रहे होंगे सी जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति बन चुके हैं। भारत में तो ऐसा है नहीं, भारत में भैया कोई कितना हो बड़ा हो, लेकिन भारत की जनता उसको तो 5 साल के बाद, 10 साल बाद वो सबक सिखाई देती है। तो इस तरीके से है, लेकिन वहां पे जो सी जिनपिंग है वो आजीवन के लिए राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये घटना से, इस घटना से आपको अंदाजा चल गया होगा कि चीन किस तरह का राष्ट्र है, इस तरीके का राष्ट्र है, साम्यवाद पूरी तरीके से। तो ये है एग्जाम्पल। ये दूसरा लीजिए, दूसरा तो नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया का आप देख ही रहे हैं, पूरा संघीय राजा। आप लोग न्यूज़पेपर में, अखबारों में कई बार देखते होंगे, वहां का कौन शासक, तानाशाह बोला जाता है, तानाशाह। अब एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, थोड़ा जानकारी के लिए, अवेयरनेस के लिए। जैसे आप देखे होंगे भारत में भी कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका नाम कम्युनिस्ट पार्टी से बोला जाता है। तो जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है वो ये कम्युनिस्ट पार्टी ने, कभी भी आप भूल गए जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी या रूस की कम्युनिस्ट पार्टी से अपने देश की कम्युनिस्ट पार्टी से मत जोड़ दीजिएगा। ये पार्टियां भारत की पार्टियां, ठीक है। लोग ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा से ही जुड़ी है, लेकिन वास्तव में जो यहाँ की पार्टियां वो किसान आंदोलन से उठी हुई है। यहाँ की जो पार्टियां हैं वो कृषि आंदोलन से उठ के बनी है, बस नाम मिलता जुलता है कृषि, ये कम्युनिस्ट पार्टी से मिलता जुलता। लेकिन यही कमी है कि आज तक कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ भारत में या उत्तर प्रदेश में उठ क्यों नहीं पाई, इसलिए नहीं उठ पाई क्योंकि उन लोगों को बता नहीं पाए कि हम वो नहीं है, हम भारत की पार्टी है। कहीं ना कहीं इनकी भी कमी है कि बता नहीं पाते हैं लोग, ठीक है।
तो इस तरीके से अब समझिए, एक और चीज समझिए, जैसे देखे होंगे कि भारत में एक चलता है नक्सलवाद। भारत में नक्सलवाद बोला जाता है, नक्सलवाद बोला जाता है, भारत में नक्सली बोले जाते हैं। इनको जब देखेंगे तो अक्सर लोग कहते हैं कि भारत के जो नक्सली हैं कहीं ना कहीं वो शिक्षा कमी की वजह से, अक्सर लोग कहते हैं कि एजुकेशन की कमी की वजह से क्या होता है नक्सली बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कमी देखी जाती है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि पॉवर्टी के कारण देखी जाती है, जब गरीबी जब आती है तब नक्सलवाद उत्पन्न होता है, इस तरीके से। और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि शोषण की वजह से भी नक्सलवाद उत्पन्न होता है, ठीक, इस तरीके से बोला जाता है। ये बात सही भी है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार को और नक्सलवाद जो भी इस तरह के लीडर है उनको आपस में मिलकर ही समझना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार इन सबको मरवा नहीं सकती, क्योंकि है तो भारत के ही लोग, तो आप सीधी तरीके से इनको आप खत्म नहीं कर सकते। इनको कहीं ना कहीं ये एक तरह से पीड़ित वर्ग है जो समझ नहीं पाता है कि देश उसी का है, और भारत के नेता और भारत की सरकार भी इनको समझा नहीं पाती। तो देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि एजुकेशन की कमी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, गरीबी की वजह से और शोषण की वजह से नक्सलवाद उत्पन्न होता है, लेकिन नहीं, ये अधूरी बात है। कहीं ना कहीं एक और चीज शामिल होता है जो लोग नहीं बताते हैं। इसमें एक और चीज है जिसकी वजह से नक्सलवाद उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं विचारधारा। विचारधारा की वजह से भी भारत में नक्सलवाद उत्पन्न होता है, इसको लोग नहीं बताते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। ये सब चीजें हैं, अक्सर ये सब चीजें माननी पड़ेगी, वास्तव में इनकी वजह से भी नक्सलवाद उत्पन्न होता है, लेकिन ये अधूरी बात है, ये पूरी बात है। इन सभी चीजों के साथ साथ कई बार इसकी वजह से भारत में नक्सलवाद उत्पन्न होता है। क्यों? देखिए, केरल में कई सारे ऐसे कॉलेज के डिग्री, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऐसे देखे गए, प्रोफेसर देखे गए जो कि इनकम बहुत ज्यादा है, काफी एजुकेटेड भी लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल उनकी नहीं है, और शोषित वर्ग से भी नहीं, उनका शोषण नहीं है, तो खुद जब रिच है तो उनका शोषण कहां से होगा। तो उस तरीके से ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं कई बार देखे जाते हैं कि नक्सली से शामिल रहते हैं, और ऐसे भी कई सारे लोग देखे जाते हैं भारत में, केरल या अलग अलग स्टेट के लोग कि ISIS से भी शामिल रहते हैं। तब क्या ऐसे लोग शोषित हैं क्या? वो टीचर है, बहुत बड़ा प्रोफेसर है, तो वो कैसा शोषित? तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा, इनके साथ साथ ये भी बहुत बड़ी विचारधारा की वजह से भी कई लोग, भारत युवा अलग अलग सभी लोग, वो कहीं ना कहीं नक्सलवाद या अलग अलग विचारधाराओं से वो शामिल, संगठनों से वो जुड़ जाते हैं। इस तरीके से एक और चीज समझिए, जैसे जब भी जो नक्सली होते हैं, मानिए भारत की आर्मी ने, भारत की BSF ने या CRPF ने मानिए 5-6 नक्सलियों को पकड़ा, तो भारत सरकार बोलेगी, न्यूज में खबर आएगा कि भारत सरकार ने 5 नक्सलियों को पकड़ा, और वहीं किसी और न्यूज चैनल से, किसी और अखबार में देखेंगे तो लिखा होगा भारत ने 4 माओवादियों को पकड़ा, 4 माओवादियों को पकड़ा। देखिए, एक ही खबर है लेकिन अलग अलग तरीके से बोला। एक न्यूज में बोला गया कि भारत ने 4 नक्सलियों को पकड़ा, ठीक है, और एक खबर में आएगा कि भारत सरकार ने या आर्मी ने 4 या 5 माओवादियों को पकड़ा। अब एक ही जो लोग हैं, 4-5 लोग, उनको अलग अलग नामों से क्यों बोला गया? समझिए, ये जितने भी भारत के नक्सली हैं, ये कहीं ना कहीं ये प्रभावित है किससे? इन चीजों से। किस पर? वो चीजों से प्रभावित है, साम्यवादी विचारधारा से वो प्रभावित हैं। और आपको पता है कि भारत से कहीं ना कहीं, भारत का जो मिलता जुलता जो साम्यवाद जो उत्पन्न होता है भारत में नक्सलियों में, वो चीन से संबंधित है। वहां पर आपको पता है कि साम्यवाद का जनक कौन था? माओ त्से-तुंग। माओ त्से-तुंग से प्रभावित है यहाँ के लोग। तो जब भी ये लोग पकड़े जाते हैं तो इनकी पर्स में, और जब भी इनकी मीटिंग होती है तो माओ त्से-तुंग की बहुत बड़ी फोटो लगाकर मीटिंग होती है, और इनके जेब में, पर्स में भगवान या किसी हीरो हीरोइन या किसी और किसी का फोटो नहीं होता है, इनके पर्स में फोटो होता है, माओ त्से-तुंग का फोटो होता है। उसको ये लोग मानते हैं कि हम क्या है, माओ की विचारधारा पर चलने वाले, यानी माओ त्से-तुंग की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, इसीलिए अपने आप को क्या बोलते हैं? माओवादी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नक्सलवादी अपने आप को नक्सल नहीं, अपने आप को एक सैनिक के रूप में, अपने आप को एक सैनिक के रूप में, आंदोलनकारी के रूप में अपने आप दिखाते हैं वो, ठीक है, रिवोल्यूशनरी के रूप में। तो उनको अपने आप को कहते हैं नक्सलवादी, ना कहकर अपने आप को वो माओवादी कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी ये विचारधारा है, कहीं ना कहीं इसके साथ साथ एक विचारधारा भी कार्य करती है। इसके लिए भारत सरकार को, लोगों को, सबको मिलजुल के करना पड़ेगा। इसका बस एक ही इलाज नहीं है कि गोली बारूद ही बस इलाज नहीं है। तो ये आप समझ रहे होंगे कि माओवाद से ही ये भारत में नक्सली इस विचारधारा पर उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से है। तो ये था। अब उत्तरी कोरिया को लेते हैं। उत्तरी कोरिया मैंने आपको बताया, उत्तरी कोरिया की तानाशाह है पूरी तरीके से, उसको आप कह सकते हैं, लोग उसको, कई लोग उसको पागल, सन की, जो मन में वो कहते हैं लोग,
सन की तो है ही वो, क्योंकि उस तरह का जो कार्यकाल चलाएगा वो बिना सनक के उस तरह का कार्यकाल वो कर ही नहीं सकता। वहां का जो राजा है तानाशाह, जिसका नाम आप जानते होंगे किम जोंग, वहां का जो तानाशाह उसका नाम किम जोंग। ये अजीब तरह का शासक, आप देखे होंगे कि इसकी ऐसी ऐसी खबरें आती हैं पूरी तरीके से किम जोंग के वहां पे भी पूरी तरीके से साम्यवाद है, यानी दमनकारी नीतियों से। वहां पर सरकार, वहां पे जो लोग हैं अधिकारी, किसी तरह के किम जोंग के अलावा किसी की चलती ही नहीं है, पूरी तरीके से वहां सरकार का ही चलता है। वहां की सरकार, अगर जनता अगर पत्ता भी लेगा, एक ईंट भी अगर होगी तो वो सरकार के आदेश के अनुसार ही होगी, इसके बिना मर्जी के एक कुछ भी नहीं होगा। इसकी कुछ आपको अजीब घटना मैं आपको बताता हूँ। एक घटना जैसे आप लोग देखे होंगे, वर्तमान में देखे होंगे कि घटना है तो कोरोना काल में, कोरोना काल में बताया गया कि एक न्यूज आया था कि ये उत्तरी कोरिया में एक भी कोरोना मरीज नहीं है। तो नीचे से पढ़ा गया तो निकला क्यों गया, जितने भी कोरोना का मरीज होते थे वो सीधे अगले दिन वो गोली मार देता था। बताइए, भारत सरकार इसलिए परेशानी कोरोना कैसे दूर किया जाए, कितने सभी देश परेशानी कोरोना कैसे दूर किया जाए, और इन भाई साहब का एक ही इलाज है, कोरोना मरीज मिला सीधे उसको गोली मार दो, कोरोना कोई मरीज मिला उसको गोली मार दो। अब तो ऐसे पूरा देश ही खत्म हो जाए कोरोना मरीज खत्म होते। हाल ही में एक और खबर आई थी कि उसको ये शक था कि पड़ोसी देशों जो पक्षी उड़ के आ रहे हैं, जो पड़ोसी देशों पक्षी उड़ के आ रहे हैं, तो उसने मारने का आदेश दिया था। चुन चुन जितने भी कबूतर हुआ करते थे यहाँ उत्तरी कोरिया के, सबको चुन चुन के मारा गया। अब इसको पता ही नहीं कि सारे कबूतर अगर मर गए तो खाद्य श्रृंखला पूरी तरीके से, फूड जो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, खाद्य श्रृंखला का सिस्टम स्ट्रक्चर ही पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। देश के सारे हिरन ही मर जाएं तो शेर नहीं बचेंगे, इस तरीके है कि नहीं, सारे शेर ही अगर मर जाएं तो पूरा पेड़ नहीं बचेगा। तो इस तरीके से है। अब इनको कौन समझाए। एक और घटना हुई थी, इन भाई साहब को किम जोंग को अचानक इनकी जो पत्नी है, फिलहाल उनका नाम मुझे याद नहीं, इनकी जो पत्नी है फिलहाल, वो अपने जमाने के बहुत बड़े पॉप स्टार, बहुत बड़े सिंगर हुआ करती थी। तो उनको ये जो किम जोंग जो तानाशाह इनको पसंद आ गई। अब इनको पसंद आने के बाद ये क्या करते हैं कि सीधे उनसे कहते हैं सीधे शादी के लिए हम ही भर दिए। पता ही आपको, जब किम जोंग है इनको कौन मना करेगा, अब उनको हामी भरना पड़ा। अब सोचिए हामी भरने के बाद ये क्या किया कि पूरी तरीके जितना वो पॉप सिंगर, जितने भी इंटरनेट पे और जितने उस देश में जिसकी इसकी जितनी भी सॉन्ग और जितने भी गाने थे, ठीक है, उस लड़की के सबको डिलीट करा, बस बोला कि बस मैं देखूंगा और कोई नहीं देखेगा। तो इस तरह का है ये किम जोंग। एक और घटना इसकी बताता हूँ, तीसरी घटना। अचानक सुबह में एक दिन उठा, अखबार में आप पढ़ते हैं, ये कोई फेक न्यूज नहीं है, सब अखबारों में अलग अलग आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इस तरीके से किम जोंग, इसके सनकपन का और इसके एक एक चीजों का आपको एग्जांपल देता हूं कि वैसा अगर भारत में हो जाए तो बवाल हो जाएगा। तीसरा, जैसे किम जोंग अचानक सुबह में उठता है और कहता है कि हमारे देश में कल से कोई नीले रंग की जींस नहीं पहनेगा। सोचिए ये कौन सा सनकपन है, सुबह उठता है और कहता है कि हमारे देश में कोई नीले रंग की जींस नहीं पहनेगा। सोचिए अगर भारत में ऐसा अगर मोदी जी बोल दें, कोई अगर राज्य के मुख्यमंत्री बोल दें कि हमारे देश में कोई नीले रंग की जींस नहीं पहनेगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बवाल होगा। हमारे यहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग, नीले रंग की जींस क्या नहीं पहनेंगे, काले रंग की जींस क्यों पहनेंगे। इस तरीके से है। तो इस तरीके से नीले रंग की जींस, सोचिए वहां पर 1.5 साल तक नीले रंग की जींस पहना ही नहीं कोई। फिर उठा तो बोला कि नहीं पहनना है सबको, तब लोग वहां पे नीले रंग की जींस पहनना शुरू कर दिए। एक और घटना इसकी बता रहा हूं, सनकपन की, अजीब टाइप का ये किम जोंग। इसका एक और है कि इसको अचानक इसके फूफा इसके आर्मी में अधिकारी थे, उनसे झगड़ा हो। अब सोचिए पूरे देश भर की जो नेशनल परेड होती है, जो पूरा परेड होता है किसी आजादी के दिन का, पूरा परेड हो रहा है, सभी उस उत्तरी कोरिया के सभी लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। पूरा अपने फूफा के ऊपर दोनों जो कुत्ते होते हैं जो तगड़े उनको उठा के सीधे उनको उनके फूफा के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया। सारे सबके सामने लाइव टेलीकास्ट, पूरी देश की जनता उत्तरी कोरिया की अब उसके फूफा को मारते हुए फाड़ते हुए पूरी तरीके से जनता देखी। अब देखिए ऐसा करता क्यों है, ऐसा करेगा जब ऐसा एक व्यक्ति साथ करेगा, लोग सोचेंगे अरे जब फूफा को नहीं छोड़ रहा है, अपने परिचित लोगों को नहीं छोड़ रहा है, तब उससे क्या होता है, सनकपन तरह का लोगों के अंदर डर पैदा होता है और वहां के लोग आवाज बिल्कुल नहीं उठाते। देखते होंगे उत्तरी कोरिया की कोई न्यूज आपके पास नहीं आती होगी, आती वही होगी जो वहां की सरकार जो देना चाहती होगी। इस तरीके से अब एक चीज ये बताइए, जैसे अपने देश में क्या है, अपने देश में पूरी तरीके से हिंदू सब लोग अलग अलग, जितने भी अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग रिलीजन की पूजा करते हैं। यहाँ इंडिया में हिंदू लोग भगवान की पूजा करते हैं, इस्लामिक लोग वो लोग आराम से अल्लाह की पूजा करते हैं, पंजाबी लोग गुरु नानक की पूजा करते हैं, वो लोग तो ईसा मसीह की पूजा करते हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं क्योंकि भारत क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की यही तो विविधता है। लेकिन यहाँ पर किम जोंग जो उत्तरी कोरिया देश है, वहां पर कोई भगवान नहीं। भगवान जानते कौन है, आपको जानकर आश्चर्य होगा,
किम जोंग के दादाजी यानी इसके जो ग्रैंडफादर हैं और इसके पिताजी, ये दोनों लोग वहां के भगवान हैं। यानी अगर वहां पे भगवान की पूजा करनी है तो भगवान के रूप में वहां के दादाजी की और उसके पिताजी क्या करनी है, पूजा करनी। ये दोनों भगवान के रूप में जाना जाता है। इस तरीके से जब इसके पिताजी मरे, जैसा वो बताया जाता है, आप लोग सर्च करके देखिएगा अलग अलग आर्टिकल्स पे, अच्छे अखबारों में मिलता है, ठीक है। वहां जब इसके पिताजी जब देहांत हुआ था, तो किम जोंग जब वहां पे राजा था, जब इसके पिता का जब देहांत हुआ तो इसने बोला कि सड़क पर जब मेरे पिता की जब डेड बॉडी जब जाएगी तो जितने भी लोग होंगे सबको रोना पड़ेगा। अब उसमें जानते हैं जब पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ तो उस वीडियो में पूरा वीडियो देखा और जितने लोग उस वीडियो में रोते हुए नहीं मिले उन सबको अलग से सजा दिया था, मौत नहीं लेकिन अलग से पूरी उन लोगों को तगड़ी खतरनाक गुनों को सजा दिया था ये किम जोंग। क्या भारत में हो सकता है? भारत में अगला दिन पत्थर हो जाएगा, बॉल हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी, है कि नहीं? तो इस तरीके से है ये साम्यवाद। तो इस तरीके से तो आप देख रहे हैं कि सनकपन का एक लेवल किस तरह का है, इस तरह का कैसे चल पाता है। अब दिमाग में सोचने वाली बात ये सवाल देख उठता ही है कि आखिर इस तरह का साम्यवादी राष्ट्र होने के बाद भी चीन और उत्तरी कोरिया ये कैसे लोगों को चला पाता है। यानी देखो चीन की, देखो सबसे बड़ा चीन में तो सोचने वाली बात है कि सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है चीन, लेकिन फिर भी वहां के युवा कभी आवाज नहीं उठाते हैं। देखिए 1989 की जो समय रहा होगा वो कुछ और का रहा होगा, उतना टेक्नोलॉजी या उतना जितने भी ये है अवेयरनेस उतनी नहीं रही होगी, लेकिन आवाज का दौर है। फिर भी 2021 के जमाने में भी जहां पे इतनी टेक्नोलॉजी है, इस जमाने में भी अगर वहां पे कोई आंदोलन नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। सिर्फ साम्यवाद के दम पर ही सारी युवाओं को चुप करा नहीं सकते चीन, तो उसके लिए उसने क्या किया, सारे जितने भी युवा हैं वहां की यूथ पॉपुलेशन है, सारे युवा यूथ वहां उन सबको इंडस्ट्री में लगा चुका है। सबको यानी इंडस्ट्री यानी सबको वो रोजगार में लगा दिया है चीन। इसलिए चीन में कभी आंदोलन वहां नहीं होता। जैसे कहावत है ना कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग, तो उनका दिमाग, युवाओं का दिमाग खाली है ही नहीं, पूरी तरीके से वो कहां लगे हुए हैं, इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, रोजगार में लगे हुए हैं, तो दिमाग खाली होगा ही नहीं, आंदोलन होगा ही नहीं। अब किसी व्यक्ति को रोटी मिलता हो, भोजन मिलता हो, अच्छा सम्मान मिलता हो, हर चीज उसको उपलब्ध हो, तो वो इस तरह का आंदोलन करेगा ही क्यों, उस तरह की क्रांति होगी ही क्यों। भारत में देखिए, भारत में क्या है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग, 50 बवाल है, क्योंकि रोजगार है ही नहीं, पूरी तरीके से खाली है। तो इसलिए भारत पॉपुलेशन को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। सिंपल सी बात है, किसी भी राष्ट्र के युवा को अगर अपने युवाओं को कंट्रोल करना है तो उनको रोजगार में लगाना ही पड़ेगा, वरना कहावत सिद्ध हो जाएगी, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। इस तरीके से, तो इस तरीके से चाइना अपने देश में कंट्रोल कर पाता है। सारी इतनी सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वो कंट्रोल कर लेता है अपने देश के युवाओं को। तो इस तरीके से आपने समझा कि पूरी तरीके से आखिर ये समाजवाद से साम्यवाद कैसे बना, अलग अलग तरीके से क्या क्या होता है। पूरी तरीके से आई हो कि आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा, उस पर अगला वीडियो या किसी भी तरह का डिस्कस आपको कर लिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरूर बताइएगा।